एस्पिरेंट्स, तो हम स्टार्ट किए हैं 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन से स्टार्ट किया हूँ। तो मैं पहले इसकी थ्योरी करूंगा, मतलब क्विकली एक पेज पे नोट्स बनाऊंगा और 15 मिनट लग जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैं पीवाईक्यूज करूंगा नीट के चैप्टर 1 ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के। तो जिसको आती है थ्योरी वो जंप कर जाए पीवाईक्यू पे, नहीं तो सुन लो, ठीक है। थ्योरी भी सुन लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं। तो पहला तो कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स लिख लो, वो याद होने चाहिए, सिंपल फॉर्मूलाज लाइक मोल्स निकालने वाले फॉर्मूला एन कहते हैं इसे। क्या होता है ये? वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसको लिख दो मोलर मास, और ये वेट क्या है? गिवन वेट, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइटिंग अच्छी नहीं है यार, कुछ तो गलती कर दी मैंने, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो मैं नहीं लूँगा ज़्यादा टाइम, आई प्रॉमिस। ठीक है, सेकंड हम लिखते हैं इसी चीज़ में, यहीं पे लिख देते हैं सेकंड। मैं सोच रहा हूँ इसका मोल फ्रैक्शन लिखने का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? नंबर ऑफ, अब अगर आप ए का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो एक चीज़ याद रखो, जो एनसीईआरटी ने यूज़ किया है ना, एनसीईआरटी ने यूज़ किया है ए का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, ए या फिर 1, और 2 या फिर बी का मतलब क्या बोलता है? वो सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ऐसे निकलता है। तो ऐसे सेकंड का भी निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का जितने भी कंपोनेंट है सभी का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। फिर तीसरी क्वांटिटी जो याद रहेगी कंसंट्रेशन है, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होता है? इसको कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, सी से भी किया जाता है कभी कभी डिनोट। और मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, तो इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, तो मैं बी लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम चाहिए किसका? सॉल्यूशन का, किसमें? लीटर में। ये होता है मोलैरिटी। और सिंस ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाएगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, राइट। फिर नेक्स्ट आता है मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है। इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाते हैं सॉल्यूट के, लेकिन नीचे सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं होता, उसका वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी ए इन केजी, ये होता है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती मोलैलिटी, ठीक है। और बस इतना ही याद रखो। फिर नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन के बाद क्या आता है? सॉल्युबिलिटी के कुछ टर्म्स आती है। सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी में क्या है? दो चीज़ें हैं, मतलब हम बहुत तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड का, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ क्या रहे हैं, मतलब क्विकली देखेंगे। तो पहली जो सॉल्युबिलिटी की चीज़ है वो है लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब इसका मतलब है कि जो सेम टाइप का होगा ना उसमें डिजॉल्व होगा। यानी कि जैसे पोलर है वो पोलर में पोलर कोई सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, समझ रहे हो? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और दूसरा इसमें होता है टेम्परेचर पे डिपेंड। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सॉलिड इन लिक्विड, देखो अगर आपका प्रोसेस एंडो है, एंडो मतलब डेल एच अगर आपका पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी सॉल्युबिलिटी ये भी इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टली है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस एक्सो है, एक्सोथर्म यानी डेल एच आपका क्या है? नेगेटिव है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो लिख दो यहाँ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका गैस वाला, हमने पढ़ा था कि गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन लिक्विड, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? गैस गैस के केस में हमारा आता है हेनरीज लॉ, शायद जो मेरे को याद आ रहा है हेनरीज लॉ ही होता है वो, है ना, HENRY, हेनरीज लॉ। अब ये क्या होता है? ये कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ये के एच, पार्शियल प्रेशर के एच यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, इस पे मतलब इतना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसने क्या कहा हेनरीज ने? हेनरीज ने एक तो पार्शियल प्रेशर निकालना सिखा दिया मोल फ्रैक्शन से, और दूसरा इसने बोला कि देखो भाई, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्या है? लॉ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। हाँ, एक और चीज़ इसमें शायद मेरे को, हाँ ये हो गया ना के एच, हाँ।
तो जो इसकी एक तो हो गया सॉल्युबिलिटी, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करवाया था हमने। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो डेल एच है ना ये नेगेटिव होता है गैस इन लिक्विड का। तो इसका मतलब इसकी भी सॉल्युबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे ऊपर क्या थी, अगर एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसी शायद इसी का एक एप्लीकेशन है ये, कि जो लाइफ एक्वेटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ, ठीक है, ये प्रेफर करती है कोल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी? गैसेस की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है, अब कौन सा टॉपिक पे जाए, हाँ नेक्स्ट आता है लिक्विड इन लिक्विड का। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, लिक क्या लिख रहा हूँ मैं यार, एक सेकेंड बस, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, बट लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। एक्चुअली अभी भी काम फिनिश करके आया हूँ मेरा, मैं टाइम देखो नेक्स्ट करता हूँ। लिक्विड इन लिक्विड में क्या, इसमें रॉल्स लॉ आता है। कौन आता है? रॉल्स लॉ, ठीक है। ये एक्चुअली में लिक्विड किस टाइप की बात की जा रही है? वॉलेटाइल लिक्विड्स की, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो वॉलेटाइल लिक्विड रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि देखो भाई, एक आपका ये तो सॉल्यूट है ए, ठीक है, ये सॉल्वेंट है बी, ठीक है। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, अच्छी बात है, आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये जो लिक्विड थे ना, ये वॉलेटाइल थे। वॉलेटाइल मतलब इनका ऊपर गैस बना होगा, वेपर बने होंगे, तो उससे वेपर प्रेशर जनरेट हो गया होगा ऊपर। तो वो जो वेपर प्रेशर है, तो यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए मान लो है ना, ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको इक्वल कैसे किया जाए? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए नॉट, यानी प्योर फॉर्म में जितना होगा उतना ही। तो वैसे पी बी यानी सॉल्यूट का भी निकल जाएगा, क्या होगा, जितना सॉल्यूट का होगा प्रेशर इनटू काई ऑफ बी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे टोटल प्रेशर बताओ, देखो पी टोटल कितना होगा, दोनों का सम पी ए प्लस पी बी। तो ये सारी डिस्कशन जो है ना हमारी, ये थोड़ा मैं इसको हाँ, अरे नहीं इसमें दिखेगा नहीं, हाँ। तो इसमें जो ये काई ए काई बी है ना, ये दोनों टर्म ये सॉल्यूशन फेज के लिए है। किसके फेज के लिए? सॉल्यूशन फेज में। अगर आपको वेपर फेज में चाहिए, किस फेज में चाहिए? वेपर, VAPOUR, वेपर फेज में अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो वेपर फेज में होता है, देखो वेपर फेज मतलब अगर ये ऊपर चले गए, ऊपर बन गए, तब क्या होगा? ऊपर देखो प्रेशर टोटल है और सबका इंडिविजुअल ये है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल प्रेशर। सिंपल, निकल गया, वेपर फेज का भी निकल गया। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ज़्यादातर। फिर रॉल्स लॉ का फॉर्मूला आ गया आपको। फिर रॉल्स लॉ के बाद क्या है, हाँ एक और चीज़ इधर देख रहे हो, रॉल्स लॉ में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, और मेरे को याद नहीं आ रहा जनरली, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टॉपिक कुछ भूल रहा हूँ तो बता देना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ये हो गया। फिर इसी में शायद होता है सॉल्यूशंस का डिवीजन। अभी तक तो डिवीजन, हाँ सॉल्यूशंस का डिवीजन होता है। तो डिवीजन मतलब देखो मैं सिखा रहा हूँ कुछ, चलो कुछ याद आएगा तो मैं बता दूँ। यहाँ पे सॉल्यूशंस का डिवीजन होता है, यानी सॉल्यूशंस के टाइप्स आते हैं। मतलब एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। अब ये दोनों है क्या, देखो बताता हूँ। आइडियल, नॉन आइडियल, दो आइडियल के बारे में जो जो लिखने वाला हूँ ये देखो, ये सब रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? रॉल्स लॉ। तो ये फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल। ये रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे। रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे तो इनका प्रेशर इक्वल होगा, तो इनका डेल पी जीरो होगा, ठीक है। इसमें डेल पी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें बात किया जाए, हाँ, और इसमें बात किया जाए कि इसका डेल एच कितना होगा, इस कोई एनर्जी लॉस गेन नहीं होता, तो डेल एच भी जीरो होगा, डेल वी भी जीरो होगा। डेल एस कैसा होगा? ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड में जाती है, तो डेल एस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर डेल एस पॉजिटिव है तो फिजिबल रिएक्शन होगी, तो डेल जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें, और हाँ, और इसमें इंटरेक्शन देखो, आइडियल है तो सारे फोर्सेस भी इक्वल होंगे। तो जो ए और बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है वो नियरली सेम है। किसके? AB सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, यानी सॉल्यूशन फेज में जितना इंटरेक्शन उतना ही सेम इंडिविजुअल प्योर फॉर्म में इंटरेक्शन था। और इसके एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया ना वही याद करने। पहली बात तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ज़्यादातर होमोलोगस सेम टाइप के होते हैं, जैसे एन हेक्सेन को हमने एन हेप्टेन से मिला दिया, ऐसी एग्जाम्पल है। एक और है ब्रोमो वाला, एक इथेन था C2H5Br और C2H5Cl, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, एक बेंजीन है और दूसरा टॉल्यूइन है।
तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। आइडियल इनमें से कुछ नहीं कर रहा है ये सब, आइडियल, ठीक है, लेकिन आइडियल की एक खास बात है, देखो आइडियल में भी ये कुछ नहीं हो रहे, मतलब इंटरेक्शन इक्वल नहीं हो रहा। आइडियल में क्या है, देखो आइडियल में ना दो तरह के आइडियल है, आपके आइडियल भी दो तरह के मान लो, ठीक है, मान लो क्या है ही, एक तो होंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होंगे नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते, यानी रॉल्स लॉ से जो हमारा प्रेशर निकलता है, इससे जो हमारा प्रेशर निकलता है उससे ज़्यादा प्रेशर है इनका, यानी प्रेशर इनका ज़्यादा है रॉल्स लॉ से निकलने वाला, इनका प्रेशर कम है रॉल्स लॉ के प्रेशर से। इसमें तो प्रेशर इक्वल है, तभी तो उसका डेल पी जीरो हो गया। तो इसमें डेल पी क्या होगा, इसमें डेल पी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें डेल पी आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखो इसमें अगर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, राइट, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो यानी ऊपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेस में नहीं रह रहे। तो सॉल्यूशन फेस में क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि इनका इंट्रैक्शन कम होगा शायद, इसीलिए देखो ए और बी इंट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा है ए बी इंट्रैक्शन से, और इसमें नेगेटिव में क्या होगा, इसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ए और बी का जो इंट्रैक्शन है वो कम है ए बी से, यानी ए बी का सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें और तो कुछ ऐसा खास नहीं, बाकी इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हर बार पूछा गया है। पॉजिटिव में कौन कौन होता है, एक तो इथेनॉल होता है आपका, इथेनॉल को जोड़ दो एसीटोन के साथ, ठीक है, और एसीटोन का एक और होगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जोड़ दो एसीटोन को, ये दोनों पॉजिटिव करते हैं। तो नेगेटिव कौन करेगा, नेगेटिव आपका एक तो आप फिनॉल को जोड़ सकते हो एनिलीन के साथ, तो पहला आ गया फिनॉल प्लस एनिलीन, ये सारे एग्जाम्पल ना उसके हैं एनसीईआरटी के, तो प्लीज़ और याद कर लेना। और दूसरा एक क्लोरोफॉर्म का होता है ना CHCl3, इसको जोड़ दो उसके साथ एसीटोन के साथ, है ना, तो एसीटोन का फॉर्मूला पता है ना, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, तो ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्लोरोफॉर्म के H के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक तरह का नेगेटिव डेविएशन, इंट्रैक्शन बढ़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसलिए नेगेटिव डेविएशन। तो ये दोनों याद है। इसी में एक और चीज़ आती है, हाँ इसी में आता है एक एजियोट्रॉप करके, एजियोट्रॉप, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी, पहले बात तो बाइनरी है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट रहता है, और इनका सॉल्यूशन और वेपर फेस में सेम रहता है कंपोजिशन, ये एजियोट्रॉप्स का। तो एजियोट्रॉप्स ना दो तरह के होते हैं, देखो पॉजिटिव डेविएशन के नीचे लिख रहा हूँ मैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और इसमें होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये क्या होते हैं, देखो मैंने दो लिखे ना, अभी दो बताता हूँ क्या होते हैं। जो मिनिमम है ना, इसमें देखो ऊपर डेविएशन तो था, लेकिन थोड़ा डेविएशन था, अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाए, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएंगे, और अगर लार्ज नेगेटिव डेविएशन हो जाए तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएंगे। और दोनों का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। तो इस देखो दोनों में वाटर जुड़ता है, तो इसमें इथेनॉल जुड़ता है शायद, मेरे को जो याद आ रहा है इथेनॉल, और इसमें नाइट्रिक एसिड जुड़ता है HNO3 प्लस में वाटर, दोनों में वाटर होता है HNO3, तो ये लार्ज डेविएशन शो करते हैं, तो ये भी एजियोट्रॉप का याद रखना। फिर इसके बाद आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, देखो मेरे को इसी पेज पे करूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या है, देखो एक लाइन में याद रखो, ये डिपेंड करते हैं किस पे, शिट यार, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें गलती हो जाती है मेरे से, ये डिपेंड करते हैं किस पे, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करते, नेचर को क्रॉस मारो, नेचर पे डिपेंड नहीं करते सॉल्यूट के, ठीक है, केवल नंबर पे डिपेंड करते हैं सॉलिड पार्टिकल की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक और खास बात है, ये किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कितनी तरह की प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव, 4 आपको पढ़ना है, 4 ही है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है इसका एलिवेशन इन बीपी, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें काम की बातें देखो, सुनो, रिलेटिव लोअरिंग में क्या होता है, जो आपके सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन है ये, इसका अगर मैं इसको सॉल्यूशन एक ऐसे मान लो, सॉल्यूशन और इसका ए जो था उसका स्टैंडर्ड अपॉन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि बी, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। और अगर ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तो डाइल्यूट में लिख सकते हो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए डायरेक्टली, ठीक है। एलिवेशन का मतलब तो आपका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो चेंज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है,
तो डेल टी बी इक्वल्स टू के बी टाइम्स मोलैलिटी। अब ये बी जो है ना के बी, ये जो बी है ना के बी, ये कहलाता है इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, किसके, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी है एनसीईआरटी में, पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन करे तो। डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू, अच्छा ये ना, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं है ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या है ये, मोलैलिटी, ठीक है, याद रखना, ये भी है मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हो गया और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रायोस्कोपिक। ये कैसा कांस्टेंट है, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी नेचर पे ही डिपेंड करता है सॉल्वेंट के। नेक्स्ट आया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रेशर होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो आपका लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन में कैसे बताऊं, वो सॉल्वेंट का फ्लो होता है, ठीक है, बस लो, सॉल्वेंट जिस तरफ ज़्यादा होगा, हाई हाई सॉल्वेंट होगा, वो हाई से लो की तरफ जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी जो ज़्यादा डाइल्यूट होगा उसे वो सैचुरेट की तरफ जाएगा, और सैचुरेट वाले डाइल्यूट की तरफ जाएंगे, इस तरह का ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में अगर हम ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो उसे कहते हैं प्रेशर लगाना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हो, और पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CRT। अब यहाँ C का मतलब क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। तो ये समझ में आया। सी आर का वैल्यू पता ही है, 8.2 लिखा रहेगा कहीं, 8.5 वो गिवन देगा आपको, टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और खास बात यहीं पे सीख लो, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। एक चीज है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आई होता है, आयोटा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना, ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, ठीक है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अगर आपने सॉल्यूट को सॉल्यूट में मिलाया तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होता। तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा बिहेवियर, वो एक्सप्लेन करता है वेंट ऑफ फैक्टर। ये बताता है कि क्या आपने जो मिक्स सॉल्यूशन बनाया, क्या उसमें चीज़ें, ये सॉल्यूट पार्ट और सॉल्वेंट आपस में मिल गए, एसोसिएशन हुआ, या डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो बताता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसमें आयोटा, ये आयोटा कैसे निकालते हैं, देखो आयोटा क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर जो भी प्रोसेस आपका डिसोसिएशन है या एसोसिएशन, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन बिफोर जो भी प्रोसेस आप ले रहे हो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स, बस इतना ही होता है। आयोटा का मतलब यही होता है। इसमें होता है ऑब्जर्व वैल्यू, गिवन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ये सब ठीक है, वो सब बस इतना याद रखो। तो इसका मतलब अगर मैं NaCl को डिसोसिएट करूंगा पानी में, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसमें आयोटा कोई निकालना चाहे, यहाँ एक चीज एज्यूम करनी है, कितने परसेंट डिसोसिएशन हो रही है, 100%, 100% डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। तो आयोडा क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है, 1 2, तो 2 अपॉन पहले कितना था 1, तो इसका आ गया 2, सिंपल। ऐसे ही आपको के का मतलब ये बहुत सिंपल हो गया। Mg का लेते हैं तो हो गया MgCl2, इसको करेंगे डिसोसिएट तो क्या बन जाएगा, Mg और 2Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या बनेगा आयोटा, देखो कितने मोल है, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 + 2 यानी कि 3, 3 अपॉन ये तो एक ही था यानी 3, आयोटा 3 आ गया, कितना सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही एक देखो, ये तो हुआ डिसोसिएशन का केस, इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। एक होता है एसोसिएशन का केस, हाँ एक होता है एसोसिएशन का केस। वो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको आपने क्या किया, पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने से क्या हो जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये बन जाता है पानी, पानी 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 ही रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी देखो डिसोसिएशन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, ये किस में हुआ है, एक्वस लिख देता हूँ ना यहाँ पे, एक्वस, ठीक है। तो क्या हुआ है ये, इसमें आयोडीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 2, 2 मोल है, 2 और इनिशियली कितने थे 1, तो इसका आ गया 2। लेकिन यही जो है ना एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर इसको मैं किसी ऑर्गेनिक में डालूंगा, यानी कि सपोज मैं इसको बेंजीन में डाल दिया है ना, तो बेंजीन में अगर डालूंगा तो ये क्या करेगा पता है, इसमें कर रहा था डिसोसिएशन, ये क्या है, डिसोसिएशन। अब करेगा ये एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी ये डायमर बनाएगा। डायमर कैसे बनाएगा, देखो CH3COOH होल ट्वाइस, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 में से ये 1 मॉलिक्यूल बन गया। तो आयोडा क्या हुआ, इसका 1 मोल है और इधर 2 मोल है, तो 1/2, तो इसका 0.5, आधा आ गया, इसका आयोडा वैल्यू आधा आ गई। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपका हाँ, अगर आपका क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि अगर आपका डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है,
देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपका डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर आपका एसोसिएशन हुआ है, ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेकिन अगर आपका कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आयोटा की वैल्यू 1 आएगी। ये 1 किसके लिए आती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आती है। किसके लिए आती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, जो जो ऊपर के थे सारे एग्जांपल, यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे शुगर हो गया, ठीक है, इन सब का आयोटा 1 होता है, ठीक है। फिर ये हो गया। हाँ, इसी इसी में एक और टर्म आती है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन ये है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? आयोटा -1 अपॉन n-1। आयोटा तो आपको निकल जाएगा देखते ही। n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एसोसिएशन क्या होगा? अल्फा, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा? आयोटा -1 अपॉन 1/n-1। बस इतना कर लेना, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। तो ये शायद हो गया डिसोसिएशन कंप्लीट। अब बस इसमें एक चीज बताओ बचा ऑस्मोटिक में। हाँ, तो अगर ये मतलब वेंट ऑफ फैक्टर अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो आर एल है, ये सारी वैल्यूज जो है, क्या कहते हैं, पहले एक चीज लिख रहा हूँ। हाँ, जो वैल्यूज है हमारी, है ना, आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग, एलिवेशन इन बी पी, ठीक है, और हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब, इन सब में क्या चेंजेस आएगा? इनका न्यू फॉर्मूला लिखा जाएगा। वो होगा del P अपॉन P0 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स काई। और यहाँ क्या आ जाएगा? एलिवेशन है तो del TB इक्वल टू आयोटा टाइम्स KBM। यहाँ क्या आ जाएगा? del TF इक्वल टू आयोटा टाइम्स KFM। और ऑस्मोटिक क्या आ जाएगा? पाई इक्वल टू आयोटा CRT। ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्या? इसमें ऑस्मोटिक का बस बचा। देखो, ऑस्मोटिक के साथ पता है क्या होता है? इसे कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर, एक होता है आइसो, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होता है? जो हाइपो है ना, इसमें कंसंट्रेशन, इसमें ये मतलब ये लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट। और ये हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। आइसोटोनिक में पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होता है, इतना याद रखो, ठीक है। तो हाइपो में क्या होगा? पाई 1 ग्रेटर देन हो जाएगा पाई 2 से, इसमें पाई 1 लेस देन हो जाएगा पाई 2 से, और इसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका आइसोटोनिक, सब चीज़ हो गया। थ्योरी मैंने, मेरे को जितनी याद थी मैंने लिख दी थ्योरी। अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं जल्दी से। तो सॉल्यूशन इसके पीवाईक्यूज में आया क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज करना है कंपाउंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म किस टाइप का है? क्लोरोफॉर्म है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाला सबसे हाईली सॉल्युबल होगा, ये तो आयनिक है, इसमें कुछ ना कुछ आयन बन ही जाते हैं, ये OH इसमें भी कुछ बन जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन, ये सबसे ज़्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन की सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन, ये तो गलत हो गया इन तीनों। अब बचा NaCl, तो आयनिक है ये तो, यानी ये जल्दी से तो आएगा नहीं, ये लास्ट में होना चाहिए। NaCl लास्ट में है दोनों में। अब बचा सिर्फ इसमें और इसमें। देखो ध्यान से, ये है अल्कोहल और ये है साइनाइड, ठीक है। कौन सा ज्यादा अच्छे से डिसोसिएट होता है? ये तो ये मतलब ये करेगा आयनिक करेक्टर ज्यादा सो, यानी कि इसका हाँ, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, राइट। और ये साइनाइड का, ठीक है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ फालतू में। तो ये मतलब OH जो साइनाइड में नेगेटिव ज्यादा हो जाएगी ना, तो अब पहला हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम ये क्या यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लाइक यानी ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर कौन है। तो पोलरिटी किस में ज़्यादा है? CH3OH या फिर CH3CN, किसकी पोलरिटी ज़्यादा है? आगे बढ़ते हैं, जिसकी पोलरिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा आयोनिक है, तो वो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मास दे रखा है ग्लूकोज का, पूछ रहा है शायद, डिजोल्व 1 प्रिपेयर विच इज आइसोटोनिक विद इतना। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक मतलब मैंने लिखवाया फॉर्मूला, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। पाई क्या होता है? आयोटा C1RT कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सब चीज़ कांस्टेंट है। आयोटा C2RT। अब RT गया दोनों में, आयोटा चेक करना है, एक सेकंड रुकना। ये ग्लूकोज है और ये क्या है? ये यूरिया है। आयोटा 1 है दोनों में, तो C1 इक्वल टू C2 करना है। C1 यानी कि मोल्स का कंसंट्रेशन, तो इसका मास चाहिए, तो ये मोल होता है, राइट। तो मोल में क्या होता है? गिवन मास, मुझे ग्लूकोज का ही चाहिए मास, तो उसको x मान लेते हैं। x अपॉन इसका मोलर मास कितना है? एक सेकंड को, 12/60, 12/60 बर्छिक 72, 72, ये 12, और ये कितना होगा ये? रुक जाओ, आ अर्चिंग 48, ठीक है। तो कितना हुआ? 8 2 10 2 12, बाकी 1, 7 4 11, 1 12, 1 13, 132 शायद। अब भाई देखो, कुछ गलती कर दी लग रहा है मैंने, रुको ना,
8 दूनी 8 5 16 24 8 32 8 40 8 5 48 48 सी तो लिखा। अरे 48 होना होता है इसका, 8 दूनी, ये तो एडमिन नंबर लिख रहा था, 8 दूनी 16 होता है तो 48 ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ये 96 आएगा। तो इसमें 48 और ऐड कर दो तो 180 आएगा, 180। देख रहे हो भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है। फिर C2 क्या है, इसमें नंबर है इसके 15 ग्राम है 1 लीटर में। अच्छा, तो इसका 1 लीटर में ही पूछ रहा था, अरे मैं भी पागल हूँ भाई। फिर इसका कितना है, N 2 बार है तो ये देखो लिखा ही है यहाँ 16, 28 28 आ गया। कार्बन 1 बार है 12, 3 4 5 5 ये है, 1 बार ऑक्सीजन है 16। तो कितने हो गए, 8 तो 10, 21 बाकी 2 2 2 4 5 6 6 61। तो करना 1, इसको 60 ही मान लो तो 3 टाइम्स आ गया, 15 दिया 45, 45 के आसपास कुछ आना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत खतरनाक था भाई, मैं सही बता रहा हूँ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH3 गैसेस का दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, मैंने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, ये यूनिवर्सली होती है KH के। KH किसका सबसे ज्यादा चाहिए सॉल्युबिलिटी, सबसे कम KH किसका है, इसका इसका और इसका सबसे कम है, तो बी वाले का सबसे ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये बचा। इसमें अब सी और इसका, तो सबसे कम किसका होगा, जिसका KH सबसे ज्यादा होगा। KH किसका सबसे ज्यादा है, ए का, तो ए का सबसे कम होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ मोहर साल्ट। देखो एक्सपेरिमेंट करना सीखो, एक्सपेरिमेंट अगर किए होगे तो मोहर साल्ट क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। रुक जा एक सेकंड, मोहर सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए वो एसिड डालते हैं, कौन सा, हाइड्रो, कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का, यानी पाई का, किससे, कंसंट्रेशन से, यानी सी से। फॉर द सॉल्यूशन गिव ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप इतना है। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। आयोटा किसका नहीं दिया, यानी आयोटा की वैल्यू नहीं देनी। तो इसका स्लोप क्या है, RT। तो RT की वैल्यू दे रखी है 25.73 लीटर में, बार में, मोल में, सब यूनिट सब सेम है। तो R की वैल्यू दे रखी है 0.083। अब ये T निकालना है तो 25.73 अपॉन 0.083, तो 3 गया, 1 0 ऊपर आ गया, यानी 25730 अपॉन 83। करना सॉल्व, 8 को 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, राइट। 3 आना चाहिए, बहुत सारे वैल्यू, यानी ये दोनों तो नहीं है, ये इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। और ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ये केल्विन में निकालेगा हमारा, ये भी तो अलग ही है। रुक जाओ भाई, वी कांट ट्रस्ट। फिर क्या है, इतना आ गया। फिर इसके बाद कितना हो गया, 3 टाइम्स में, हाँ 3 टाइम्स में 9 24, तो 8 आ गया, 8 3, तो ये 1 310 केल्विन आया। इसको डिग्री सेल्सियस में कीजिए तो 273 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो कितना आएगा, एक सेकेंड 3 है, 7 आया, और यहाँ 0 3 आया, 1 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा तो था अच्छा यार। विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मिनिमम BP, डेल टीवी मिनिमम चाहिए तो आयोटा भी मिनिमम होना चाहिए, है ना। डेल टीवी मिनिमम चाहिए, एलिवेशन कम है तो मिनिमम, हाँ। तो चूज आयोटा किसका, आयोटा C दोनों दे रखा है, अरे यहाँ आयोटा C होता है या M होता है, M स्मॉल m, ठीक है। तो आयोटा देखो, आयोटा इसका 2 है, सबका 2 ही है, आयोटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मोलरिटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी। इसका कितना है सबसे कम, तो सबसे कम इसी का, तो इसी का होगा। अगला 7th क्वेश्चन, इन 1 मोलर सॉल्यूशन डिजोल्व करा इतना मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलल एक है मोलल, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इतने, तो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूट, देर इज सॉल्वेंट का वेट आएगा केजी में, कितना आएगा ये 0.5 kg, 0.5 kg आएगा, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, डेंसिटी दे रखी है, मास चाहता है, वॉल्यूम दे रखी है, सिग्निफिकेंट फिगर। अरे ये प्रोडक्ट होगा, देखो जहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो वहाँ क्या देखते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वहाँ देखते हैं हम लिस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो इसमें 2 है तो 2 2 2 2 2, ये रहा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कौन, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। फिर बताया मैंने, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, KH सबसे कम किसमें है, KH सबसे कम है ये रहा, है ना। तो इसकी सबसे हाईएस्ट होगी, HCH होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है, SCH। ये दोनों सेम क्यों है, तो दोनों ही आंसर है, जब दोनों सेम है तो दोनों ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th,
फॉलोइंग सॉल्यूशन दिख रहा है, हाँ ये प्रिपेयर किया जा रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन इतना, ठीक है, P1 प्रेशर देता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम लिया इतना मिलीलीटर में, अच्छा इसका वॉल्यूम, अच्छा सबका मास और वॉल्यूम सेम दे रहा है क्या, 10 ग्राम इतना लीटर में, ओ P3, अरे 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 अरे, तो इसका क्या होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ऑस्मोटिक का, तो सी होता है, सी क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वेट सबका सेम है, मोलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मोलर मास किसका सबसे ज़्यादा होगा, देखो बताता हूँ, मोलर मास तो ग्लूकोज ये थर्ड वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है, P3 का मोलर मास सबसे ज़्यादा, तो इसका सबसे कम होगा, P3 का सबसे कम होगा, राइट, सबसे ज़्यादा किसका होगा, मोलर मास सबसे कम इसका है, तो सबसे ज़्यादा उसका होगा, राइट, सेकंड वाले का, बी वाले का, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन एट 45 बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर मास इतना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर बेंजीन टू ऑक्टेन, अच्छा वेपर प्रेशर यानी ये मोल फ्रैक्शन का ही दे रखा है मास, तो वेपर प्रेशर पूछ रहा है बेंजीन का अच्छा ये गिवन है एक्टेन इतना, तो पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का क्या होता है, वो अभी पढ़े थे ना, पी टी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए क्या था रोल्स में, उसमें मोल फ्रैक्शन था, और प्योर फॉर्म मोल फ्रैक्शन कितना है ए का, ये बेंजीन टू ऑक्टेन 3, तो हो गया 3/3 2 5, 3/2 5 इंटू 280 जमा 2/5 इंटू इसका कितना है 420, कितना हुआ ये 4 5 5 25 5 6 30, इसका 5 8 40 5 चौक 20, कितना 6 × 6 = 18, 15 1 16 जमा 8 16, तो 8 8 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6, ऑप्शन सी, चेक कर लो भाई कहीं, 6 6 12 1 13 और 1 3 3 3 6, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिक्सचर जो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, याद है वो पॉजिटिव वाले कौन कौन से थे, एसीटोन को घोल दिया था इथेनॉल में, ठीक है, और कौन था, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में घोल दिया था, और नेगेटिव वाले कौन कौन से थे, नेगेटिव वाले कौन सा था, एक था इसमें फिनॉल को एनिलीन के साथ जोड़ दिया था, और दूसरा था वो क्लोरोफॉर्म वाला, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ जुड़ गया था, तो पूछा हमसे पॉजिटिव में दोनों में से ढूंढो, ये देखो ये आइडियल है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरो और ब्रोमो ये आइडियल है, इथेनॉल एसीटोन ये तेरा इथेनॉल और एसीटोन, देखा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ, फालतू में मत पढ़ो, वही पढ़ो जो आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के एफ बेंजीन का इतना है, डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है इतना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सॉल्यूशन इतना है, मोलैलिटी कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन, अरे यार नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि देखो डेल टी एफ हमसे निकालने के लिए बोल रहा है, अगर के एफ इंटू एम दे रखा है, के एफ कितना है 5.12, एम कितना है 0.078, मल्टीप्लाई करो, अरे यार रुकना 1 सेकंड रुको, 0.7, तो इसको इसको करो 0.08 मान लेते हैं, तो 2 टर्म में गया पीछे, राइट, तो 2 पॉइंट पीछे ले जाओ इसको, 1 पॉइंट ये ले गया और 1 पॉइंट यहाँ आ गया, तो 8 × 5 = 40, 8 × 40 0.4, ऑप्शन बी 4 करके कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन में करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में डेल जी 0 होता है, भाई 0 कैसे हो सकता है यार, डेल जी 0 होने का मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और डेल एस 0 नहीं भाई, देखो डेल जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और डेल एस कैसा होना चाहिए पॉजिटिव आइडियल के लिए, डेल वी 0 नहीं होता, डेल वी तो 0 होता है डेल एच 0, यस ट्रू, डी वाला सही है। नेक्स्ट, मिक्सचर जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटर, देखो मैक्सिमम क्या होता है, जो लार्ज डेविएशन शो करता है नेगेटिव वाला, तो अच्छा इसमें ऑप्शन देखो, मैक्सिमम वाले में क्या था, वो नाइट्रिक था ना, नाइट्रिक वाला, नहीं नहीं वो तो मिनिमम था, मिनिमम था, अब देखो आप कंफ्यूज कर दिए मेरे को, 1 सेकंड रुक जाओ, मिनिमम वाले में था, मिनिमम ये तो मैक्सिमम वाले में नाइट्रिक था, सही तो बोला मैंने, नाइट्रिक प्लस वाटर, ठीक है, नाइट्रिक कहाँ है, नाइट्रिक प्लस वाटर, ऑप्शन बी, याद रखना है ड्रॉप वाला। 16th क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा पॉजिटिव डेविएशन तो डेल पी पॉजिटिव होगा, ये सब चीज़ें, इंट्रैक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव में ना ए बी का इंट्रैक्शन ना कम हो जाता है, तभी तो ये सारे वेपर बना देता है, जिससे उसका डेविएशन बढ़ जाता है, तो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन दिस ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दिस, ऑप्शन ए ही करेक्ट है भाई, डेल एच 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक वाटर सैचुरेटेड एयर है जिसका मोल फ्रैक्शन इतना दे रखा है वाटर वेपर का, अच्छा सैचुरेटेड एयर का इतना है, यानी टोटल प्रेशर दे रखा है 1.2, राइट, और मोल फ्रैक्शन दे रखा है वाटर वेपर का 0.02, पूछ क्या रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ डार्क एयर, यानी दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा,
एयर का, तो 1 माइनस 0.02, याद है ना, दोनों कंपोनेंट का सम 1 होगा, तो यहाँ माइनस करोगे तो 0.98 आएगा, राइट, 0.98, हाँ। तो टोटल में तो आपको अगर ए का चाहिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी एयर, ड्राई एयर का, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर इंटू इनिशियल कितना है, इसका टोटल कितना है 1.2, तो 0.98 इंटू 1.2, तो 1.2 से थोड़ा कम हो जाएगा, क्या 1.8, 1.76, 1.7, भाई बहुत सारा है इसमें, तो रुक जाओ एक सेकंड, नहीं ये तो 7.6 तो नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1.2 से ज़्यादा हो गया, और ये बहुत कम हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, यानी कि ये या ये होगा इसमें से कुछ, करते हैं ना मल्टीप्लाई, 12 को कर दो 98 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, एक 9, 9 दूनी 18, एक 10, कितना आया 6, 8 9 8 17, बाकी एक 1.776, ऑप्शन सी भाई। क्वेश्चन नंबर 18, मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर डबल कर दिया जाए मोलैलिटी, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये तो फिक्स है, फिक्स है, कांस्टेंट की वैल्यू क्यों चेंज होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे चेंज होती है। कौन सा चीज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है इसलिए वो डिपेंड करता है। वेंट ऑफ फैक्टर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैरियम, क्या है बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो बैरियम ऐसे बनता है ना BaOH का होल ट्वाइस, तो कितने बनेंगे इसके, देखो Ba एक बनेगा और 2 बनेगा OH नेगेटिव, तो 1 जमा 2, आयोटा क्या होता है आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर कितना है 2 3, 1 2 3 और शुरू में 1, तो 3 आ गया, इसको तो मैंने देखते ही पता चल गया था मेरे को 3 है, लेकिन आपके लिए मैंने सॉल्व किया, ठीक है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट है आइडियल के लिए, आइडियल के लिए इनकरेक्ट है, देखो डेल जी तो होता है, डेल यू जीरो होता है, डेल पी जीरो होता है, डेल जी जीरो नहीं होता, डेल जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ आइडियल वेपर ओवर आइडियल इज इतना मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन टोल्यूएन, इतना मोलर, अच्छा तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और इनका प्रेशर दे रखा है इतना इतना, क्या आप पूछ क्या रहे हैं, वेपर प्रेशर भी करना इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन टोल्यूएन, अगर ये आइडियल है तो करेगा ही, इक्वल ही होगा, बट क्या ये आइडियल है, वो हम रॉल्स लॉ से पता चलेंगे। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि पहले तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, 1 1 है तो हाफ हाफ हो गया दोनों का, तो इसका प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यानी कि हाफ इंटू इसका इनिशियल प्रेशर, बेंजीन कितना था 12.8, तो आ जाएगा 6.4 किलो पास्कल, और टोल्यूइन का आ जाएगा हाफ ऑफ 3.85 यानी कि 1.9 ऐसे करके किलो पास्कल, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, बेंजीन का ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हाँ बेंजीन का हाई परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना ग्राम सॉल्यूट इन इतना ग्राम ऑफ वाटर इस इतना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का अगर ये है इतना ग्राम में, तो उसका प्योर फॉर्म में क्या है, प्योर फॉर्म तो दिया नहीं, के बी की वैल्यू दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है, अरे यार 2016 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, देखो एक सेकंड दिमाग लगाते हैं, पानी के साथ ही कर रहे हैं ना कुछ भी, तो 100 से तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, ठीक है, एलिवेशन इन BP, लेकिन कितना, अभी देखो एक सेकंड रुको, इतना ग्राम है 6.5 ग्राम, इसका कुछ ना कुछ होगा मोलर मास, और 100 ग्राम यानी कि 0.1, तो ऊपर आ गया 65 अपॉन मोलर मास, नीचे कुछ ना कुछ, ठीक है, अब मोलर मास 65 है तो अराउंड 65 ही होगा, ठीक है, या फिर मान लो 65 से अगर कम भी हुआ तो अराउंड 1 या 2 के बीच में आएगा, राइट, इसका, ठीक है, मोलैरिटी जो भी है, फिर अगर इतना आता है तो KB से मल्टीप्लाई होगा वो, तो या तो 0.52 आएगा या फिर 5 दूनी 10 1.04 आएगा, राइट, तो हमारा आंसर एलिवेशन में या तो 100.5 आएगा या 101.04 आएगा, ऑप्शन सी इज मोर क्लोज। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन का ही पूछ रहा है, सॉल्यूट का यानी B का, अगर इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोल इतना मोल है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल आएगा और 1 kg में, 1 kg में, हाँ तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ तो इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो इसका मोल पता होना चाहिए सॉल्वेंट का, उसका मास तो पता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ और वाटर है, राइट, तो 18 कितना आएगा, ये 55 पॉइंट आता है कुछ, है ना,
और तो इसका काई कितना हो गया, काई भी इसका जितना था पहले, यानी 1/55.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/56.5 अप्रोक्सीमेटली 0.0 आया। फिर एक जीरो और डाला, 100 आ गई, 1। चेक, ये नहीं, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल। आइडियल के लिए जीरो कौन नहीं होता, डेल मी जीरो होता है, डेल पी जीरो होता है, डेल एच जीरो होता है, डेल एस जीरो नहीं होता। डेल एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डेल जी को नेगेटिव बनाना है। ये फॉर्मूला पता है ना, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एस तो जीरो हो जाता है आइडियल के लिए, तो डेल जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल एस मस्ट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, बस खत्म हो गया। और सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो बताता हूँ। सॉल्यूशन जो चैप्टर था ना, इसमें फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चंस, फॉर्मूला, बिलीव में यार, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे। दैट्स इट, फॉर्मूला याद कर लो जितने लिखवाया है मैंने, आराम से हो जाएगा चैप्टर। बाकी दिस इज विद्यांश, मैं बहुत थक गया हूँ भाई, दिन भर काम करो, शाम में फिर वीडियो लेकिन अच्छे से कर लोगे ना केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स की मैं एक अच्छा सा 11th और 12th का 5-6 पन्नों में पूरे फॉर्मूला शीट बना दूंगा, ताकि आप रिवीजन कर सको। तो अच्छे से करो, फाड़ दो एकदम भाई नीट, ठीक है। सो दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ।